नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है और आज हम 25 जून के द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दूसरे के घर में आग लगाने गए थे, खुद ही के घर में आग लग गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है रशिया के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ। व्लादिमीर पुतिन जी के एक लड़ाके हैं जिनका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। ये भाई साहब देखने में ही विलन टाइप लग रहे हैं। तो इन्होंने रशियन आर्मी के खिलाफ वॉर छेड़ दिया है, रशियन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सिविल वॉर छेड़ दिया है। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, आप ये सोच रहे होंगे। तो दोस्तों पहले इनके बारे में कुछ डिटेल बता दें कि येवगेनी प्रिगोजिन जी जो हैं वो वैगनर मशीनरी के जो वे हेड हैं। वैगनर मशीनरी क्या है दोस्तों? वैगनर मशीनरी ये क्या है दोस्तों? ये एक प्राइवेट आर्मी होती है, प्राइवेट फोर्स होती है जो किसी कंट्री की तरफ से दूसरी कंट्री के अगेंस्ट लड़ती है। इनकी एक लॉयल्टी भी होती है। तो दोस्तों इनकी लॉयल्टी रशिया के लिए है और इनकी प्राइवेट आर्मी रशिया के साथ यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रही है और इनके पास लगभग 50,000 मिलिट्री फोर्सेस आर्मी पर्सनल्स हैं। इन फोर्सेस में कौन होता है दोस्तों? जो जेल से निकले हुए अपराधी होते हैं, जो रिटायर्ड आपके आर्मी पर्सनल्स होते हैं, या फिर कुछ वॉलंटियर्स भी होते हैं जो वॉर में हिस्सा लेना चाहते हैं। इस तरह के लोग इनकी सेना में हैं जिनको अच्छा खासा पे किया जाता है। और पे कौन करता है? पे करती है रशियन इस्टेब्लिशमेंट। तो रशियन इस्टेब्लिशमेंट इनको पे करती है। एक तरह से कह सकते हैं आप भाड़े के लड़ाके, ये इनकी तरफ से भाड़े पे लड़ने जा रहे हैं। जैसे मुगैम्बो की आर्मी हुआ करती थी, उनकी पर्सनल आर्मी मुगैम्बो की जैसा दिख भी रहा है, तो उसी टाइप का शाकाल की आर्मी, मुगैम्बो की आर्मी, ये सब प्राइवेट आर्मी थी। इन्हीं को मर्सिनरी कहते हैं और इनकी मर्सिनरी ग्रुप का नाम है वैगनर ग्रुप। और इसके जो मालिक हैं, इसके जो सर्वा हैं वो है येवगेनी प्रिगोजिन। तो हुआ क्या कि अभी तक तो ये व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ कि इन्हीं के बेस पे, जहां इनके लड़ाके आराम कर रहे थे, जहां इनके लड़ाकों का कैंप था, उसी पर रशिया ने मिसाइल लॉन्च कर दिया और काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो गई। ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है और इससे रशिया डिनाई कर रही है कि ऐसा कुछ हमने नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि चूंकि रशिया ने हमारे आर्मी पे ही हमला कर दिया है, अब हम रशिया को नहीं छोड़ेंगे, अब हम रशिया से बदला लेंगे इसका। तो इन्होंने क्या किया कि रोस्तोव में जो रशिया का मिलिट्री हेडक्वार्टर है उसको सीज़ कर लिया। दोस्तों समझिए, रशिया के मिलिट्री हेडक्वार्टर को उन्होंने सीज़ कर लिया रोस्तोव में। उसके बाद इनकी जो फोर्सेज है वो वोरोनेज में की तरफ बढ़ गई और वहाँ भी रशियन एयरक्राफ्ट की जो इस्टेब्लिशमेंट है उस पर हमला कर दिया। वहाँ भी काफ़ी इन्होंने एडवांसेस किए, काफ़ी कैप्चर कर लिया काफ़ी जगह को। उसके बाद इनकी जो आर्मी है वो कही कि अब हम मॉस्को की तरफ चलेंगे और अब हम मॉस्को को सीज़ करेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो उससे बात कर रहे थे, इनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने मॉस्को पे चढ़ाई करने का आदेश दे दिया, जब इन्होंने मॉस्को पे चढ़ाई करने का मन बना लिया, तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि देखो भैया, ऐसा अब तुम सर पानी से ऊपर हो गया है। अब अगर तुम मॉस्को की तरफ चढ़ाई किए तो बहुत खून खराबा होगा, एक भी तुम्हारा लड़ाका नहीं बचेगा। और ऐसा सुन के ये थोड़ा सा घबरा से गए, कि ऐसा सुन के ये थोड़ा सा डर से गए। हालांकि देख के नहीं लग रहा है कि डर से गए होंगे, लेकिन बेलारूस ने इसमें मध्यस्थता की कि भैया इस समय हम लोग यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपस में सिविल वॉर जैसी कोई सिचुएशन मत ले आइए। और बेलारूस की मध्यस्थता और पुतिन के चैलेंज, पुतिन के कड़ी चेतावनी के बाद जो वैगनर मशीनरी के जो ये हेड हैं येवगेनी जी, ये वापस हो लिए। इन्होंने कहा ठीक है, हम अभी लड़ाई रोक देते हैं और हम अपने फोर्सेस को वापस आने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम भी खून खराबा नहीं चाहते। मतलब ये लास्ट में बोलते हैं लोग, जब वो सोचते हैं कि वो रिट्रीट करें तो भाई क्या बोले कि कैसे रिट्रीट किया जाए, तो बोलते हैं भैया हम भी खून खराबा नहीं चाहते हैं। तो ये रिट्रीट कर गए। अब ये इनकी फोर्सेस बेलारूस के बॉर्डर पे कहीं जाके आराम कर रही हैं और इस क्राइसिस को जो है टेम्पररी कह लीजिए अभी अवर्ट कर दिया गया है। अब इनके और रशियन ग्रुप में बातें चल रही हैं। दोस्तों इनकी जो रेबल ग्रुप है, अभी अब ये नई चीज़ एकदम से आ गई है, वैगनर मशीनरी। इनके बारे में बात की तो जाती थी, लेकिन डिटेल में हम लोगों ने कभी चर्चा इस पर नहीं की। दोस्तों इनकी जो ग्रुप है इसका रशिया यूज़ क्यों करती है, क्यों प्राइवेट ग्रुप्स का लेती है? तो इस प्राइवेट ग्रुप की हेल्प रशिया ले रही है यूक्रेन वॉर में। तो दोस्तों ये बता दें कि इनके पास 50,000 फोर्सेस हैं, 50,000 लोग हैं जो इनके लिए वॉर करने को तैयार हैं। इसमें मेनली जो अपराधी हैं, जो जेल से निकले हुए हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं और कुछ वॉलंटियर्स हैं जो लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं इसमें। और दोस्तों
ये बहुत ही एफिशिएंटली अपने टारगेट को अचीव करते हैं। जैसे इनको कोई भी जगह दे दी जाए कि यूक्रेन में आपको ये स्टेशन, ये जगह जो है कैप्चर कर लेना है, तो इन्होंने अभी तक बहुत एफिशिएंटली काम किया है। और बहुत इनकी जो सेना है बहुत क्रूरता और निर्ममता के लिए जानी जाती है। ह्यूमन राइट वायलेशन के आरोप तो इनके ऊपर लगते रहते हैं। यूएस ने अभी हाल ही में कहा कि ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्राइवेट आर्मी ग्रुप है जो ह्यूमन राइट वायलेशन में जो लिप्त है। ये न सिर्फ यूक्रेन में ही दोस्तों, ये और भी अलग अलग जगह अपना वॉर करते रहते हैं, पैसा लेके किसी ग्रुप के साथ, किसी ग्रुप के अगेंस्ट लड़ते रहते हैं। जैसे कि गल्फ कंट्रीज़ में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, तो ये काफ़ी जगह अपने ऑपरेशंस करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ग्राउंड पे इनका जो अनुभव है लड़ने का, वो बहुत ही अच्छा है। और इसी वजह से ये युद्ध में एक बहुत कारगर टूल की तरह यूज़ किए जाते हैं किसी भी ग्रुप द्वारा, किसी भी कंट्री द्वारा। और चूँकि इनकी लॉयल्टी रशियन गवर्नमेंट से है, तो रशिया तो इनको यूज़ करती ही है, हेफ्टी पैसा देती है इनको। और इससे इनकी ये एक तरह से, ये इनकी लड़ाई एक तरह से बिजनेस है। ये इनको जो विवगिनी जी हैं, इनको वहाँ का बिजनेसमैन माना जाता है। तो ये जो है, ये एक तरह से बिजनेस करते हैं, लड़ाई करने का, आर्म्ड ऑपरेशंस करने का किसी एक कंट्री के लिए। तो इस तरह का मॉडल हमको रशियन यूक्रेन वॉर में देखने को मिल रहा है। और इन्होंने भी रशिया को थोड़ा हल्के में ले लिया। इन्होंने सोचा कि यार इतना हम लोग का एक्सपीरियंस है, तो हम तो मॉस्को पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन गिवन द साइज़ ऑफ रशियन आर्मी एंड रशियन पावर, इनकी हिम्मत नहीं की कि हम मॉस्को पे ही चढ़ाई कर दें। और बेलारूस की मध्यस्थता के बाद ये वापस अपने फोर्सेस को बुलाने के लिए रेडी हो गए हैं। हालांकि बातचीत इन पे चल रही है। रशिया को इनकी ज़रूरत अभी भी है, जब तक रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी रशिया की और ये व्लादिमीर पुतिन की, विवगेनी जी की, जो आपस में स्ट्राइफ में इस समय उलझे हुए हैं रशियन यूक्रेन वॉर के समय, और कंट्री को ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर के केस में, सिविल वॉर के सिचुएशन में ये ले गया। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर पे आते हैं। अब मिसिंग लेटर मीन्स नो वर्क। दोस्तों, ये एक खबर है मनरेगा से रिलेटेड। दोस्तों, हुआ क्या है कि मनरेगा में जो लेबर्स हैं, जिनको काम मिलता है, जिनको 100 दिन निर्धारित काम दिए जाने के वादा किया गया है, आधार कार्ड पे गलत नाम होने की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, ये एक एनोमली आई है, जिसके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके आधार कार्ड में उनका नाम गलत छप गया है, तो उसकी वजह से उनको मनरेगा में काम ही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, जब आधार कार्ड को मैंडेटरी बनाया गया था मनरेगा के काम के लिए, तो भी ये सब बातें कही जा रही थी। लेकिन उस समय सरकार ने कहा कि धीरे धीरे जो भी एनोमलीज हैं उनको दूर कर दी जाएंगी, और आधार कार्ड की वजह से किसी का काम नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं होगा कि आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी हो या उसको प्रोड्यूस न कर पाने की वजह से किसी को काम न दिया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो हमारा आर्टिकल है इसी के बारे में कह रहा है कि जब आधार कार्ड में नाम गलत है, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उसकी वजह से उनको काम नहीं मिल रहा है, जिससे उनको बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, हार्डशिप हो रही है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं मनरेगा स्कीम के बारे में। अब जब मनरेगा की बात हो रही है तो उसकी तो बात करनी पड़ेगी, स्कीम के बारे में डिटेल देखना ही पड़ेगा, यूपीएससी पूछेगी। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया की का ही नहीं है, वर्ल्ड का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है। ये ऐसा अपने आप में पहला प्रोग्राम है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो वर्क की गारंटी देता है लोगों को। 2005 में ये यूपीए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसकी गारंटी थी कि 100 दिन ये लोगों को, जो गांव के हैं या कोई भी आदमी है, उसको 100 दिन का ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देगी। अडल्ट मेंबर्स को, मतलब जो घर के अडल्ट मेंबर्स हैं उन्हीं को देगी, और ये सिर्फ रूरल हाउस होल्ड में देगी। और दोस्तों, 2022-23 तक 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं अभी तक मनरेगा में, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ऐसा डेटा है हमारे पास। और ये देखिए दोस्तों, अब जब 100 दिन का काम सबको मिलने लगेगा तो उससे क्या होगा, 100 दिन के हिसाब से उनको पैसे भी मिलेंगे, और जब पैसे मिलेंगे तो जो क्रॉनिक पावर्टी है हमारे देश में वो कम हो जाएगी। तो पावर्टी एविलिएशन में इस स्कीम ने बहुत ही बड़ा काम किया। देखिए सर, दोस्तों, यूपीए गवर्नमेंट की 2 ऐसी स्कीम थी जो पावर्टी हटाने में, जिसने बहुत ही मतलब डिस्प्रपोर्शनेट रोल किया। एक थी मनरेगा और दूसरी थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इससे दोस्तों समझ लीजिए हमारे देश की कायाकल्प पलट गई।
हालांकि ये यूपी गवर्नमेंट का बहुत ही एक तरह से सक्सेसफुल और बहुत ही क्या कहते हैं उसको, वेलफेयरिज्म की तरफ का स्कीम्स थे जो आज भी लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और आज की भी गवर्नमेंट इसको उसी उसी सुदृढ़ता से इम्प्लीमेंट कर रही है। और इसमें एक और बहुत ही बढ़िया इसका मनरेगा का जो बहुत ही बढ़िया एक इसका बहुत ही बढ़िया इसमें एक उसका था कि जो 1/3 इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगी वो वुमेन होंगी। दोस्तों इससे वुमेन एम्पावरमेंट को भी आप देख सकते हैं कि कितना बल मिला है। और दोस्तों इसमें जो वेज डिटर्मिनेशन होगा, जो 100 दिन का मिनिमम वेज डिटर्मिनेशन होगा, वो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के हिसाब से ही किया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो ग्राम सभा थे उनको ये मैंडेटरी किया गया कि भैया कम से कम 50% आपके यहाँ जो अडल्ट हैं उनको मनरेगा के अंदर काम मिले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी कारगर स्कीम थी और इसका क्रियान्वयन अभी भी हो रहा है और इससे पॉवर्टी इरेडिकेशन में कितनी ज़्यादा मदद मिल रही है। हालांकि लोगों ने इस पे प्रश्न भी उठाया कि भैया मनरेगा लॉन्च करने से जो अर्बन जो लेबर्स हैं उनके कॉस्ट बढ़ गए, जिससे हमारे जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसके कॉस्ट बढ़ गए, जिससे इन्फ्लेशन आया। हालांकि ये भी लोग कहते हैं कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि जब 100 दिन का काम आपको गांव में ही मिल जा रहा है तो कोई शहर क्यों जाएगा। तो इससे लेबर कॉस्ट जो है शहरी इलाकों में बढ़ेंगे। लेबर कॉस्ट जब बढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट बढ़ेंगे तो जो सर्विसेज है वो बढ़ेंगे और सर्विसेज बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा दोस्तों। तो ये कहा जाता है, लेकिन हालांकि इसका उतना इफेक्ट नहीं है कि हम इस स्कीम को डाइल्यूट करें या बंद करें किसी भी तरीके से। और ये स्कीम दोस्तों बहुत ही रिमार्केबल स्कीम है पॉवर्टी एविलिएशन के लिए। दोस्तों अब देखिए मनरेगा और आधार का क्या इशू है। दोस्तों 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया कि भैया मनरेगा के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपका जो बेनिफिट है, जो पैसा आपको जाएगा आपके अकाउंट में, वो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से ही जाएगा। और ये कैसे किया, सेक्शन 7 जो सेक्शन 7 है आधार एक्ट 2016 का, उसको इन्वोक किया। सेक्शन 7 क्या कहता है, ये सेक्शन 7 कहता है कि जो भी गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी वाली स्कीम्स हैं, जो भी बेनिफिट्स किसी बेनिफिशियरी को दिए जा रहा है, वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से ही किया जाएगा। मतलब अगर आधार कार्ड आपके पास है और तो ही आपके अकाउंट में उसी के हिसाब से पेमेंट जाएगा। दोस्तों स्टेप तो अच्छा था, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे। फ्लॉज ये थे कि आधार कार्ड बहुत लोगों के पास नहीं है, बहुत सारे ऐसे लेबर्स इनके पास आधार कार्ड नहीं है, बहुत लोगों के नाम गलत हैं, बहुत लोगों के उसमें आधार में डिटेल्स गलत है। तो उस वजह से बहुत सारे बेनिफिशरीज़ के पास जो गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा है वो नहीं पहुंच पाया है। वही इसका एक कॉन्स है, तो उसको गवर्नमेंट एड्रेस करे। इसीलिए एक ये आर्टिकल बनाया गया है कि भैया आप आधार सिस्टम को एकदम फुल प्रूफ बनाइए। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स, जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स है जो गरीब लोगों को दे रहे हैं, उनको अगर आधार सिस्टम के थ्रू पे करना चाहते हैं तो आपको आधार सिस्टम एकदम फुल प्रूफ बनाना होगा, ताकि कोई भी बच ना जाए। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इनको लीवे देना होगा कि ये बिना आधार के भी काम पा सकें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया था कि भैया आधार कार्ड अगर किसी के पास नहीं है तो उससे काम मत छीनिए, उसको काम दीजिए और ये सुनिश्चित करिए कि उनका आधार जो कार्ड है वो बन जाए, सही बने और इस सिस्टम में भी को भी फ्लॉलेस करिए। तो दोस्तों ये खबर थी दूसरी हमारी। अब हम आगे आते हैं। दोस्तों ये राइस वाला इशू तो आप जान ही रहे होंगे कि कर्नाटका को जो पीडीएस है उसने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत राइस देने से मना कर दिया। और साथ ही तमिलनाडु के साथ भी यही हुआ, क्योंकि तमिलनाडु कर्नाटका अब दोनों अपना अपना अन्य स्कीम चला रही हैं 10 किलो राइस देने के लिए। तो इसीलिए इन्होंने केंद्र सरकार से, एफसीआई से एक्सेस स्टॉक्स मांगे थे, जो बफर स्टॉक में इसके अलावा जो वीट और राइस का जो स्टॉक है वो मांगे थे, वो ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें मना कर दिया था, कहा कि भैया इस बार राइस और वीट की उपज कम हुई है, बफर स्टॉक से काफ़ी कम हुई है, इसीलिए सिर्फ ये 50 करोड़ टन ही प्रोक्योर कर पाएंगे और उसको जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसीलिए किसी भी स्टेट की अपनी जो पर्सनल स्कीम्स हैं, अन्य स्कीम्स हैं, उनको देने के लिए उनके पास नहीं है, क्योंकि ये 80 करोड़ जनता को ऑलरेडी सस्ते दाम में 5 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं। पर केजी में एडिशनल जो
प्रधानमंत्री अन्न योजना है जो बाद में आई थी, जो कोरोना के टाइम आई थी, उसके अलावा उसमें 5 रुपये किलो एडिशनल 5 किलो एडिशनल प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब 10 किलो प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को राशन। और उसके अलावा 50 करोड़ और जनता है जिसके राशन के नीड को इनको पूरा करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इनको मना कर दिया। तो अब ये स्टेट्स और ऑप्शन ढूंढ रही हैं। कर्नाटका को पंजाब गवर्नमेंट ने हेल्प करने के लिए कहा है, और तमिलनाडु NCCF से और अदर स्टेट से ये राइस खरीदने की कोशिश कर रही है, ताकि ये जो अपने स्टेट के अन्य योजनाएं हैं जो न्यूट्रिशन के और फूड स्कीम्स हैं उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो दोस्तों ये थी, इसके बारे में डिटेल में हमने पिछले लेक्चर्स में किया हुआ, पिछले एनालिसिस में किया हुआ है, तो बहुत डिटेल्स में दोस्तों मैं नहीं जाऊँगा। दोस्तों देखिए ये एक खबर है, देखते हैं दोस्तों, हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं वहाँ से जो भगवान की पुरानी आइडियल्स हैं उसकी तस्करी बहुत पहले से हो रही है, और जो तस्कर हैं वो ये सारी आकृतियाँ, मंदिर के जो मूर्तियाँ हैं पुरानी उनको चुरा के विदेशों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन में जाके बेच देते हैं, और बेचने के बाद मोटा पैसा कमाते हैं, और फिर ये जो आकृतियाँ हैं वहाँ की म्यूज़ियम्स में रखा जाती हैं। फिर हमारी सरकार को पता चलता है कि ये स्मगल की गई हुई है, तो फिर हमारी सरकार, अभी जब मोदी जी US के टूर पे गए तो 2 आकृति नटराज की और शिव पार्वती जी की जो नारेश्वर टेम्पल है वीराचोलापुरम में, तमिलनाडु में, वहाँ से ये मूर्तियाँ वापस हमारे देश को करने में कारगर रही। और अब तमिलनाडु की जो आइडियल विंग है, मतलब जो वहाँ के मूर्ति की विंग है, वो 16 ऐसे आइडियल्स जो हैं, 16 ऐसी जो मूर्तियाँ हैं US से लाने की तैयारी कर रही हैं। और अब उन्होंने, जब उनको पॉजिटिव कुछ वहाँ से फीडबैक मिला है, तो अब वो इसके लिए स्टेप्स भी उठा रहे हैं कि जल्दी ये मूर्तियाँ आ सकें। तो दोस्तों ये मूर्तियाँ वहाँ की बहुत सारी पुरानी मंदिरों के हैं जो चोल राज के साम्राज्य में बनी थी। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि श्री नारेश्वर टेम्पल जो है, जहाँ ये मूर्तियाँ लाने की बात हो रही है, वो टेम्पल है कहाँ, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों श्री नारेश्वर टेम्पल वीराचोलापुरम में है, जो कि भगवान शिव का टेम्पल है, और ये 1500 साल पहले बनाया गया था। इसको राजेंद्र चोला ने बनवाया था। वो कौन थे? राजा चोला के बेटे थे। राजा चोला ने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था तंजावुर में, इसके बारे में सबने पढ़ा होगा। और ये दोस्तों ये जो लॉर्ड शिव का टेम्पल है वो तमिलनाडु HR और कल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ गया था 1990 में। दोस्तों इसमें एक बहुत ही फेमस आकृति है नटराज की, जिसके बारे में हमारे एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछा जाता है। तो नटराज के बारे में हम देख लेते हैं, कि खासियत के बारे में देख लेते हैं कि नटराज का क्या खासियत है। दोस्तों लॉर्ड नटराज जो है, इनको लॉर्ड ऑफ डांस कहा जाता है। ये शिव जी की मूर्ति होती है, और ये चोला स्क्रिप्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों आप इनके हाथ देख सकते होंगे, 1 2 3 4 हाथ हैं इनके। तो अलग अलग हाथ अलग अलग मुद्राओं को दर्शाते हैं। जैसे अपर राइट हैंड जो है, ये अपर राइट हैंड में इनके डमरू है, जो साउंड ऑफ क्रिएशन है, जो बनाने का जो क्रिएटिविटी बताती है कि दुनिया को इसी से क्रिएट किया जाएगा। अपर लेफ्ट हैंड दोस्तों ये, जिसमें अग्नि है, जिसमें फायर है, अग्नि, इसे डिस्ट्रक्शन, मतलब जिसे तबाही का, डिस्ट्रक्शन का प्रतीक माना जाता है। अब दोस्तों ये दोनों देख के जो भक्त हैं वो डर जाएंगे, तो इसीलिए जो नीचे का हाथ है उसको अभय मुद्रा में रखा गया है, और उससे भगवान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग डरिए मत, हमारी छत्र छाया में, भगवान भोलेनाथ की छत्र छाया में आप लोग एकदम सेफ हैं। और दोस्तों जो लोअर लेफ्ट हैंड है, ये वाला, ये जो लोअर लेफ्ट हैंड है दोस्तों, इसमें ये नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। तो इससे दोस्तों इसका क्या मतलब है कि ये सैल्वेशन, मतलब मोक्ष की तरफ जाने का इशारा कर रहा है। दोस्तों एक यहाँ स्मॉल डार्फ है, मतलब एक बौनी आकृति है जिसके ऊपर भगवान खड़े हैं। ये क्यों है दोस्तों? ये है कि आपके ईगो, आपके अहंकार को आपको कुचल के रखना है, दबा के रखना है, यही ये दर्शाता है। और दोस्तों इनकी जटाओं को गंगा जी की नदी के फ्लो से कंपेयर किया गया है। और दोस्तों इनके कान में 2 बाली हैं, एक बाली पुरुष का है, एक महिला का है, तो इसीलिए इन्हें अर्धनारेश्वर कहते हैं, कि एक शिव जी हैं, एक पार्वती जी हैं। और दोस्तों इनके गले में एक स्नेक भी है, सांप भी है। और ये जो दोस्तों, ये जो इनके चारों तरफ ये आकृति आप देख रहे हैं, ये ग्लोइंग लाइट्स हैं,
दोस्तों ये ग्लोइंग लाइट्स हैं और इसको कहते हैं कि ये अनंत तक, जो हमारे भगवान शिव हैं वो अनंत तक के लिए व्यापी हैं। यही ये जो इनके ऊपर इनके अगल बगल रिंग है, यही वो दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये नटराज का एक मैंने आपको ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन बताया है। पूछा जाता है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अभय मुद्रा का क्या मतलब है, स्मॉल डॉर्फ जिस पे नटराज की मूर्ति खड़ी है वो क्या सिंबल करती है, कौन सी रिवर उनकी जटाओं में है, अर्धनारीश्वर का क्या मतलब, ये सब क्वेश्चंस जेन्युइनली आ सकते हैं। और इस बार का प्रीलिम्स आपने दिया होगा तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स पूछी गई हैं। तो इसीलिए दोस्तों हर जो चीज़ आ रही है पेपर में, जहाँ जिसका जो भी वर्णन किया जा रहा है उसके बारे में हमें डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, जंबो मिशन अ टाइट रोप वॉक फॉर एनिमल्स ह्यूमन। दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आई है केरला से, जहाँ एक हाथी है दोस्तों, अरिंकोपन इसका नाम है। दोस्तों ये हाथी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल देता है। इसका नाम दोस्तों अरिंकोपन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसको राइस खाना बहुत पसंद है। तो ये क्या करता है कि जो केरल के जो राइस फील्ड्स हैं, जो प्लांटेशन फील्ड्स हैं मन्नार के आसपास, वहाँ ये जाता है, खूब राइस खाता है, खूब तबाही मचाता है और ऐसा ये सालों से कर रहा था। और वहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इसको पकड़ने में नाकाम हो रही थी। तो इसीलिए जो ये अरिकोपन है ये काफ़ी वहाँ न्यूज़ में चल रहे थे और बार बार कोशिशों के बाद भी इन्हें नहीं पकड़ा जा सकता था और फाइनली इन्हें पकड़ लिया गया है और इनको कक्कड़ मुंडा थुलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे इनको रिलोकेट कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, इससे पहले भी वहाँ इस तरह के केस होते रहे हैं। 4 से 5 हाथी ऐसे थे जिनको पकड़ के रिलोकेट किया गया, लेकिन हाथी दोस्तों अपना हैबिटेट बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और उनको जब आप उनकी हैबिटेट से रिलोकेट कर देते हैं तो वो वापस वहीं आ जाते हैं। तो इन 4 हाथियों को जिनको रिलोकेट किया गया था मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए, उसमें से एक की मृत्यु हो गई क्योंकि वो जो टेरेन था उससे फेमिलियर नहीं था, और 3 वापस अपने ही जहाँ उनका प्रीवियस जोन था, जहाँ वो प्रीवियसली हैबिटेट करते थे, वहाँ चले आए। तो इसको जब ये अरिंकोपन हाथी को ये इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डाला गया है तो यही माना जा रहा है कि हो सकता है ये वापस लौट के आ जाए क्योंकि वो वहाँ के जो हैबिटेट है उससे फेमिलियर नहीं है। तो दोस्तों इसलिए ये चर्चा उठ गई है क्योंकि भाई जो हाथी का जो हैबिटेट है उसमें तो हमने इनक्रोच कर लिया है, ह्यूमन ने इनक्रोच कर लिया है, वहाँ पे प्लांटेशंस बना दिया, राइस फील्ड बना दिया, तो बेचारा जाएगा कहाँ, वो तो वही रहेगा। तो अब हम उसको वहाँ से खदेड़ के दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो दोस्तों यही डिबेट उजागर हुआ है कि एक्चुअली में वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन और एनिमल्स के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हटाया जाए, कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि ये जानवर अपने जोन में सुरक्षित रहें और उनका ह्यूमन इनकाउंटर कम से कम हो। दोस्तों अब हम थोड़ा सा कक्कड़ मुंडा थरुराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं, जहाँ इस हाथी को रिलोकेट किया गया है। दोस्तों ये तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में, और तिरुवली डिस्ट्रिक्ट और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में, दोनों में ये सामूहिक रूप से है और वन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया है। बहुत डाइवर्स फ्लोरा फौना है यहाँ का। ये तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व था और देश का 17th टाइगर रिजर्व था। ये इसके साउथ में कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेल्लाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके नॉर्थ में है। रिवर थाम्बी बरानी यहाँ से फ्लो करती है और इसे रिवर सेंचुरी भी कहते हैं क्योंकि 14 रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो दोस्तों ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स थे, डिटेल्स थे, आपको जानना होगा इसको क्योंकि यही सब एग्ज़ाम में पूछता है। इसमें से 3 पॉइंट दे देगा, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, तो फिर आपको पता नहीं रहेगा तो आप गलत कर ही देंगे। तो इसीलिए इसके डिटेल्स को जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री USA गए थे, तो UAV का जो उन्होंने डील किया है, जो 31 MQ-9B आर्म्ड हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो थे, मतलब कि ये जो ड्रोन्स का सौदा हुआ है, उसमें से अब उसके कुछ कंपोनेंट्स हम इंडिया में भी बनाएंगे। दोस्तों अभी आपको पता है कि हॉल और GE में जो एग्रीमेंट हुआ है कि हम फाइटर जेट्स इंडिया में बनाएंगे। तो जो UAV हम ले रहे हैं वहाँ से 31 MQ-9B जो ले रहे हैं ड्रोन्स, उसके भी कुछ कंपोनेंट्स अब लोकली बनेंगे, खासकर असेंबलिंग उनकी यही इंडिया में होगी। ऐसा अमेरिका के तरफ से ऐसा हमारे गवर्नमेंट ने आह्वान किया है और अमेरिका ने इसका भरोसा भी दिलाया है। तो दोस्तों इस UAV के बारे में जान लेते हैं। ये UAV क्या है?
MQ-9B आर्म्ड हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 31 ड्रोन्स, 15 सी गार्जियंस के लिए और 12 स्काई गार्जियन ड्रोन्स जो है उसकी मंजूरी दी है। ये 16 स्काई गार्जियन ड्रोन्स की मंजूरी दे दी है और MQ-9 रिपर नाम है दोस्तों इसका। और यही जो ड्रोन है दोस्तों, ये अल जवाहिरी जो है अलकायदा का लीडर, काबुल में उसको मारने में यही काम आया था। और ये जो सी गार्जियन है उसी का स्काई रूप है, स्काई गार्जियन। MQ-9B स्काई गार्जियन है। सी गार्जियन हम 2020 में ले चुके हैं अमेरिका से, अब हम स्काई गार्जियन ले रहे हैं। ये 4000 फीट के तक जा सकता है ऊपर और 40 घंटे तक हवा में ये गश्त लगा सकता है। और ये लॉन्ग आवर सर्विलेंस के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ऑटोमेटिक टेक ऑफ कर सकता है, लैंडिंग कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, एंटी स्पूफिंग GPS है इसमें और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम से ये लैस है। ये हमारी आर्मी के लिए एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया सौगात है, बहुत बढ़िया ही तोहफ़ा है USA की तरफ से, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो चाइना और पाकिस्तान से घिरे हुए हैं, जिसमें इस तरह के UAVs की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे आते हैं। गवर्नमेंट रिमेन्स साइलेंट ऑन कोलिजियम सजेशंस ऑन अपॉइंटमेंट टू हाई कोर्ट्स। दोस्तों अभी हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट जजेस में, जो हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए कोलिजियम सिस्टम ने कुछ जजों के नाम सेंटर को रिकमेंड किए थे, लेकिन अभी तक सेंटर ने उस पर कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों पूरा मामला देख लेते हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले कुछ हाई कोर्ट्स में जजेस की नियुक्ति होनी थी। नियुक्ति के लिए जो हमारी कोलिजियम सिस्टम है उसमें जो जजेस की कोलिजियम है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नाम सजेस्ट किए थे और उस नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को मोहर लगाना था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक उस पर मोहर नहीं लगाया है, जिससे जजेस की शॉर्टेज हो रही है। अब दोस्तों कोलिजियम सिस्टम क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124(2) और 217 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से डील करता है, उनके अपॉइंटमेंट से डील करता है। और SC का जो कोलिजियम है जो अपॉइंटमेंट करता है जजेस का, उसको हेड करते हैं CGI हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनके साथ साथ 4 और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो नाम रेकमेंड करते हैं। और जो हाई कोर्ट का जज होता है वो वहाँ के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो हेड करते हैं और उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जज और उसको उसमें उस कोलिजियम में होते हैं जो नाम रेकमेंड करते हैं। दोस्तों अब देखिए जो कोलिजियम है वो नाम जो हायर जुडिशरी के लिए जजेस हैं उनका नाम अपॉइंट करने के लिए उनका नाम रेकमेंड करता है और ये रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर के पास जाता है और फिर उसको प्राइम मिनिस्टर और के पास भेजा जाता है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि इन लोग को रख लिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये रिकमेंडेशन के बाद यहाँ पे ये सिस्टम अभी ब्लॉक है, जो कि रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर अभी प्रेसिडेंट को नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि कोलिजियम सिस्टम आया कैसे। देखिए दोस्तों 1981 में फर्स्ट जजेस केस हुआ जिसमें CGI की प्राइमेसी डिक्लेयर कर दी गई, मतलब CGI जिसको चाहेंगे वही प्रेसिडेंट बन जाएगा, वही जज बन जाएगा। और क्या कहते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ CGI की बात ही मानी जाएगी और इसको 12 साल के लिए लागू किया गया। फिर सेकंड जज केस आया 1993 में, तो उसमें ये कहा गया कि भैया जो CGI हैं वो और जो जजेस हैं कोलिजियम में उनका कॉन्करेंस लेंगे और कॉन्करेंस लेने के बाद ही वो आगे बढ़ेगा, नाम आगे बढ़ेगा। और वो कितने जज होंगे, वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ SC होंगे। तो ये सेकंड जजेस केस था। फिर थर्ड जजेस केस आया दोस्तों। थर्ड जजेस केस में ये जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको बढ़ा के 4 सीनियर मोस्ट जजेस कर दिया गया। तो अब कोलिजियम में कितने लोग हो गए, 5, एक CGI हो गए और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए। ये क्या करेंगे, ये नाम रेकमेंड करेंगे SC और HC के में अपॉइंटमेंट के लिए कैंडिडेट्स का। वो नाम कहाँ जाएगा, लॉ मिनिस्टर के पास। लॉ मिनिस्टर किसको भेजेंगे, PM के पास। PM किसको रेकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद क्या होगा, वो जज नियुक्त हो जाएगा। तो अभी यहीं पे मामला रुका हुआ है। ये एक आप कह सकते हैं बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के टसल का। इसको आप अपने एग्ज़ाम में इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों आते हैं इंडियन मेड RNA वैक्सीन प्राइस ₹2292 विल बी अवेलेबल एज अ बूस्टर डोज। दोस्तों अभी हमारे देश में जो जेमकोवैक है, जो पुणे की जेनकोवा फार्मास्यूटिकल की एक ब्रांड है, उसने mRNA कोविड-19 का वैक्सीन बनाया है। पहला mRNA वैक्सीन है हमारे देश का, होम ग्रोन, और इसका दाम क्या होगा, 2292 रुपये। और ये किसके लिए अवेलेबल होगा, सिर्फ बूस्टर डोज के लिए, मतलब जो लोग 2 डोज लगवा चुके हैं उनको ये लगाया जाएगा एज अ बूस्टर डोज। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों कि mRNA क्या होता है। देखिए मोस्ट ऑफ द जो हमारे वैक्सीन्स होते हैं वो बैक्टीरिया और या तो वायरस के प्रोटोटाइप को वीकन करके हमारी बॉडी में डालते हैं, जिससे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है और हमारा उस वायरस के अगेंस्ट बचाव होता है। लेकिन मैसेंजर RNA क्या कहते हैं दोस्तों कि वो नेसेसरी प्रोटीन्स स्पाइक करते हैं, वो प्रोटीन्स जो वायरस के प्रोटीन्स के सिमिलर होते हैं, और जब ये हमारे सेल्स पे आते हैं तो हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज कर लेता है और एंटीबॉडीज़ बनाता है, और वही एंटीबॉडीज़ हमारी इस जो जेन्युइन वायरस है उससे रक्षा करती है। तो यही दोस्तों mRNA का होता है कि ये एक प्रोटीन बनाती है और ये डेड बैक्टीरिया रखते हैं। मतलब जो mRNA वैक्सीन नहीं है, नॉर्मल वैक्सीन से वो डेड बैक्टीरिया या डेड वायरस के प्रोटोटाइप को हमारे शरीर में घुसाती है, और जो मैसेंजर RNA होता है वो उनके प्रोटीन को उजागर करता है, वो प्रोटीन उनका बना के हमारे सेल्स के पास, हमारे सेल्स के ऊपर ले जाता है, जिसको हमारी सेल्स पहचान लेती हैं, और उसके बाद हमारी सेल्स उसको पहचानते ही हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है, जिससे हमारे शरीर की इन वायरसों से रक्षा होती है। दोस्तों अगली खबर के ऊपर आते हैं। न्यू ART रेगुलेशन पुश अप फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट लिमिट्स कंसेप्शन अपॉर्चुनिटीज़। ART क्या है दोस्तों, इसको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और नया ART रेगुलेशन आया है 2023 में। अब आप सोचेंगे ये क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों। तो दोस्तों असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिससे दोस्तों जो महिला शरीर के बाहर से ही हम जो उसके ओवम से एग्स निकाल के और मनुष्य और पुरुष के शरीर से स्पर्म निकाल के दोनों का फर्टिलाइजेशन हम बाहर करा के उसको वापस महिला के गर्भ में डाल देते हैं। तो अगर हम वापस उसी महिला के गर्भ में डालेंगे तो इसको ART कहेंगे, और किसी दूसरे महिला के गर्भ में डाल देंगे तो भी इसको ART कहेंगे, लेकिन इसमें सरोगेसी शब्द जुड़ जाता है, क्योंकि इसमें जो माँ है वो दूसरी है, कोक दूसरा है। तो इसको असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसके जो टेक्निक्स हैं उसमें तरह तरह के टेक्निक्स हैं अलग अलग, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसमें जो एग्स हैं और जो स्पर्म है उनको फर्टिलाइज़ कराया जाता है एक लैब में, और लैब में जब वो फर्टिलाइज़ हो जाते हैं तो उसको महिला के कोख में डाल दिया जाता है, जिसमें जो बेबी है वो बड़ा होता है। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है दोस्तों, इसमें आर्टिफिशियली जो स्पर्म है वो महिला के कोख में इंसर्ट किया जाता है, जहाँ वो एग से फ्यूज़ करके और फिर रिप्रोडक्शन की जो आगे की प्रक्रिया है वहाँ उसके गर्भ में ही होती है। और सरोगेसी, जैसा कि मैंने बता दिया दोस्तों कि इसमें दो जो स्पर्म और एग का जो फ्यूजन है वो किसी दूसरे महिला के गर्भ में किया जाता है, इसको हम सरोगेसी कहते हैं दोस्तों। तो इसी को दोस्तों इसी को रेगुलेट, देखिए ये ओवर रेगुलेटेड मार्केट था पहले, इसको रेगुलेट करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 आया, और अब इसी को फिर से अमेंड करके 2023 असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन 2023 लाया गया है, जिसमें जो नंबर ऑफ स्पर्म्स डोनर हैं और कौन कितनी बार सरोगेसी करा सकता है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की कॉस्टिंग जो है इस पे रेगुलेशंस लाई गई है, जिससे इसकी कॉस्टिंग बढ़ गई है। तो दोस्तों ये एक ART के बारे में छोटी सी जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं। कोकराझार फीस्ट ऑन मशरूम फॉर हेल्थ एंड वेल्थ। दोस्तों कोकराझार एक जगह है असम में, और यहाँ पे लोगों ने मशरूम को अपने डेली मील में शामिल किया, और उससे क्या हो गया कि वहाँ की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, न्यूट्रिशन लेवल था और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी, ये काफ़ी हद तक कम हो गई। तो इसीलिए जो मशरूम है इसको एक बहुत ही कारगर, बहुत ही एफिशिएंट एक न्यूट्रिशियस पदार्थ माना जाता है मोर्टेलिटी कम करने के लिए। तो इसी के बारे में दोस्तों ये चर्चा की गई है कि कैसे ये डेटा, काफ़ी सारे डेटा दिए गए हैं कि कैसे असम के इस जगह पे मशरूम यूज़ करने से मोर्टेलिटी रेट्स में, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी और आपके न्यूट्रिशियस वैल्यू में
कितनी मोर्टेलिटी में कितनी गिरावट आई और न्यूट्रिशन वैल्यू में कितनी बढ़ोतरी हुई। दोस्तों मशरूम्स के बारे में जान लेते हैं हम। इसको कहते हैं टोडस्टूल, और ये फंगस, एक पार्ट ऑफ फंगस होता है, फ्रूट बॉडी होता है फंगस का, और इसको ग्राउंड के ऊपर सॉइल पे उगाया जाता है, और ये फूड का बहुत बढ़िया सोर्स है। इसमें प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। 3 तरह की दोस्तों वैरायटी होती है इसकी, बटन मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम और ऑयस्टर मशरूम। दोस्तों इंडिया जो है सिर्फ 2% ऑफ वर्ल्ड मशरूम बनाता है, और दुनिया में 75% मशरूम जो है वो चाइना बनाता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंडिया से, इंडिया को भी इस पर बहुत काम करना होगा। अगली खबर पे आते हैं दोस्तों, द रोल ऑफ वाई क्रोमोसोम्स इन कैंसर आउटकम इज स्टडी। दोस्तों वाई क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दोस्तों 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, जो मेल और फीमेल बॉडी से निकल के फ्यूज़ करते हैं, और फ्यूजन के बाद जो बच्चे का जेनेटिक मेकअप होता है वो बनाते हैं। ये हमारे जीन्स में होते हैं दोस्तों, 2 स्पिंडल टाइप क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये मिल के ही जो रिप्रोडक्शन के बाद जो बेबी होता है उसका जेनेटिक मेकअप बनाते हैं। बेबी मेल होगा कि फीमेल होगा वही ये एक्स वाई क्रोमोसोम बताते हैं। एक्स फीमेल पोर्शन होता है और वाई मेल पोर्शन होता है। दोस्तों देखिए वाई क्रोमोसोम के बारे में यहाँ बोला गया है, वाई क्रोमोसोम को मास्टर ऑफ मेलनेस कहा जाता है। ये इसी के पास वो जीन्स होती है जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दोस्तों क्रोमोसोम्स, जैसा कि मैंने बताया, और ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं सेल के, और इसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और 2 पेयर्स में ये होते हैं। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ एक पेयर फादर से होता है, एक पेयर मदर से होता है, और ये 23 पेयर होते हैं। तो दोनों 23 मिल के दोस्तों कितने हो गए? 23 फादर के, 23 मदर के, ये 46 टोटल होते हैं, और ये सेल डिवीजन और इनहेरिटेंस में एक बहुत ही क्रूशल रोल अदा करते हैं दोस्तों। तो ये क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी में पाया गया है कि वाई क्रोमोसोम्स जब ज़्यादा होते हैं, वाई क्रोमोसोम्स कैंसर के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मतलब इसलिए इस वजह से ये मेलनेस की क्रोमोसोम है, इसीलिए कैंसर्स में मेल ज़्यादा होता है, मेल्स में कैंसर ज़्यादा होता है। तो मेल्स में जब कैंसर ज़्यादा होता है तो उस पर स्टडी की गई कि भैया मेल में ज़्यादा कैंसर क्यों पाया जाता है मेल लोगों में। तो उस स्टडी में पाया गया कि इसके ज़िम्मेदार कुछ हद तक वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसी के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। अब चूँकि वाई क्रोमोसोम के बारे में चर्चा की गई तो हमें वाई क्रोमोसोम के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों इस खबर पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, चाइना पाक न्यूक्लियर डील फ्लाउट ग्लोबल रूल्स। दोस्तों अभी चाइना और पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर डील हुई है, और इस न्यूक्लियर डील के अनुसार जो चाइना है वो पाकिस्तान के चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में, जिसको C5 न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसमें 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने जा रही है। 4 न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें पहले बना चुकी है। दोस्तों अब ये आर्टिकल कह रहा है कि भैया न्यूक्लियर तो फैसिलिटी तो बनाने जा रहे हो, लेकिन क्या आपने NSG से इसके लिए परमिशन ली? क्या IAEA को इसके बारे में बताया? तो अगर आपने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से इसकी परमिशन नहीं ली और बना दिया तो इसके मतलब आपने ग्लोबल रूल्स को तोड़ा है। तो इस पे चाइना ने कहा कि भैया ये हमारा जो 5वां हम इनका ये फैसिलिटी बना रहे हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में था जो हमने पहले ही किया था पाकिस्तान से, जिसमें से हम 4 फैसिलिटी बना चुके थे और हमें ये 5वां बनाना था, तो इसलिए हमने बना दिया। और उसने हवाला दिया इंडिया USA 2008 की न्यूक्लियर डील का भी। लेकिन अब दोस्तों ये देखिए कि इंडिया USA का 2008 का जो न्यूक्लियर डील था उसमें न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से सहमति ली गई थी, और उसके बाद हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को IAEA के सुपरविजन में रखा गया था। उसके बाद अमेरिका ने हमको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने की बात कही थी, जो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं किया गया है। तो चाइना जब दूसरों की बात आती है तो रूस का हवाला देता है दुनिया का, लेकिन जब अपनी बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, तो उसके लिए कोई रूल किसी मायने के नहीं है। इसीलिए इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं ये कमज़ोर पड़ रही है, क्योंकि इनकी बात कोई मानता ही नहीं, सब अपनी अपनी करते हैं। तो दोस्तों अब इतनी बात हुई तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप क्या है। दोस्तों ये 48 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जिसका वो ट्रेड कर सकती है, सिर्फ उन्हीं कंट्री के साथ जो इसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन किया है। मतलब कि ऐसी कंट्रीज जिन्होंने इस ट्रीटी पे साइन किया है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन किया है कि भैया हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ उन्हीं के साथ ये NSG मेंबर समझौता करते हैं। और अगर इस नॉन प्रोलिफरेशन पे अगर किसी कंट्री ने साइन नहीं किया है तो उसके साथ न्यूक्लियर डील करने के लिए NSG से परमिशन लेनी पड़ती है,
जैसे इंडिया और यूएस न्यूक्लियर डील 2008 हुआ था, तो उसके लिए एनएसजी से परमिशन लेनी पड़ी थी। और ये बना कब था? 1974 में, जब इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट किया था, तो उसी के अपोजिशन में इसको बनाया गया था। और ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करते हैं भैया, कि मतलब कोई कंट्री न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप ना करे, न्यूक्लियर बम ना बनाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए इसको बनाया गया था। इसकी पहली मीटिंग 1975 लंदन में हुई थी, इसीलिए इसको लंदन क्लब भी कहा जाता है। इसकी गाइडलाइंस नॉन बाइंडिंग है। दोस्तों IAEA के बारे में भी जान लेते हैं। इसको एटम्स फॉर पीस के भी नाम से जाना जाता है, और ये यूनाइटेड नेशन की एक फैमिली की बॉडी है। इसका पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ये यूनाइटेड नेशन फैमिली का एक पार्ट है, और ये रिपोर्ट करती है UN जनरल असेंबली को और UN सिक्योरिटी काउंसिल को। इसका हेडक्वार्टर्स दोस्तों वियना में है, और इसका एम क्या है? द सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। मतलब वो नज़र रखती है सबका कि भैया कोई न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहा है, सिंपल सी बात है। और ये पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रमोट करना चाहती है। पीसफुल न्यूक्लियर मतलब कि भैया न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करो, बम बनाने के लिए यूज़ मत करो। तो दोस्तों यही ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम था। तो दोस्तों आज का द हिंदू हमारा एनालिसिस यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।